बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले तृणमूल के कुछ पार्टी लीडरान और एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या ये पैसे का खेल है? क्या वाकई में बीजेपी जो है वो पैसे दे रही है? No, still I am stick with my earlier statement. पैसे की यहाँ पर कोई बात आ ही नहीं रही है। पैसा और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये जो र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, ये र्यूमर कोई फ़ायदा नहीं है उड़ा करके। तो फिर तो मैं ये पूछूंगी कि लेफ्ट फ्रंट से जितने मुल्क में मोदी हुकूमत के पास किए गए 2021 के बजट पर बीजेपी माइनॉरिटी सेल लीडर नाज़िया इलाही खान का बयान। कल जारी किए गए मोदी हुकूमत के बजट से आम लोगों को मायूसी हाथ लगी। माहिर माशियात का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों? इसमें आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल के व्यूअर्स और मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, बजट बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है और बजट में जो भी चीज़ें जो इंक्रीजमेंट होता है या जो भी चीज़ें बढ़ती हैं उसको नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। जहाँ अगर बजट में कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सीनियर सिटीज़न में इनकम टैक्स में बहुत रिलीफ भी मिला है। तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा तो लेकर के चलना पड़ता है। सेकंड थिंग है इसके बजट में जो चीज़ें जिन चीज़ों का की कीमत बढ़ती है उससे हमारे हिंदुस्तान की जनता को ही फ़ायदा होता है। इतने बड़े बड़े हाईवेज़ बनते हैं, इतने बड़े बड़े घूमने की जगह बनती है, रोड बनते हैं, मेट्रो बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनता के फैसिलिटीज़ के लिए और जनता की सुविधाओं के लिए ही होता है। अब ये पैसा उनके काम में ही लग रहा है लेकिन दूसरे रूप में उनको दिखाई दे रहा है जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको काम में आता है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बजट को मुल्क के पूंजीपति के हाथों बेचने वाला करार दिया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, अपोजिशन पार्टी में है वो, तो उनका ये राइट है कि वो ये बातें कहेंगी। और जितने भी अपोजिशन हैं, जैसे मैंने कल देखा था चिदम्बरम जी का भी एक ट्वीट मैंने पढ़ा था, तो अपोजिशन का काम ही होता है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है उसके हर एक मुद्दे पर उंगली उठाना और उस पर ऑब्जेक्शन करना। तो उन्हें चीज़ें समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन करना है। वो अपोजिशन होने का अपना हक अदायगी कर रही हैं। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों के 123 करोड़ फंड में कटौती कर दी। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? जब 123 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था तब भेदभाव की बात तब भी थी। आज थोड़ी सी कटौती हुई है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक जो फिनेंशियल कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का ही बहुत ख़राब है। तो थोड़ी सी कटौती को मुझे लगता है नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन यही मोदी हुकूमत है जिसने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात भी कही थी। यही मोदी हुकूमत है जिसने हज के लिए इतनी फैसिलिटीज़ बनाई थी। यही मोदी हुकूमत है जिसने ट्रिपल तलाक से बरी करवाया मुसलमान औरतों को। यही मोदी हुकूमत है जिसने मदरसों के लिए कितने सारे फंड्स दिए गए। जितने हज हाउस बनते हैं यही मोदी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां से पास हो करके ये पैसे आते हैं और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स उसको यूज़ करके इतने बड़े बड़े हज हाउस बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी को नहीं देख करके जो फैसिलिटीज़ हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों को मिल रही है उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। बंगाल के मुसलमान आज भी लकड़ी की चौकी पर सोते हैं और नीचे बच्चे सोते हैं और बगल में कढ़ाई और चूल्हा होता है और बाहर में उनका बाकी का घर का सामान होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐसे जगह पर भी जाना चाहिए। आप मुस्लिम एरिया में जाइए, आप राजा बाज़ार वगैरह में जा कर के आप देखिए, बिलगछिया वगैरह में जा कर के देखिए, जो भी मुस्लिम एरिया है आप पोर्ट एरिया में जा कर के देखिए कि मुसलमानों का क्या हाल है और किस दुर्दशा में वो लोग धंसे जा रहे हैं। एडुकेशन पर श्रीमती ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया, पर वो बोल नहीं रही हैं इस बारे में। मोदी हुकूमत ने
मुसलमानों के लिए ये कहा कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी ने तो ढंग का कपड़ा और मदरसों को जो उन्होंने वायदा किया था अपनी सत्ता आने से पहले वो भी नहीं मुहैया करके दिया। आज बच्चे घुकड़ते हैं, एक अच्छा कंबल भी उनके पास नहीं होता है, अच्छा शरीर में खाना भी नहीं दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि श्रीमती ममता बनर्जी को इस पर कोई बात या कोई टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल टोटली फेल है। मुसलमानों के किसी भी काम को उन्होंने अंजाम नहीं दिया बेहतर तरीके से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कल बीजेपी हुकूमत को गुब्बारे की तरह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनिंदा मीडिया के सहारे जिंदा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो काम करता है मीडिया उसको हाईलाइट भी करेगी, मीडिया उससे सवाल भी करेगी, मीडिया उससे जवाब भी लेना चाहेगी और मीडिया उसको फॉलो भी करेगी। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आज आप यहाँ पर आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बज़ाहिर है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है, पर आपको पता है कि जो बीजेपी में काम हो रहा है या पश्चिम बंगाल में जो इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है या मुसलमानों के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो वो नाज़िर इलाही खान से पता चल सकता है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो ये उनकी एक प्रोपेगेंडा है जिसको वो उड़ाना चाहती हैं। और लफ्ज़ जो उन्होंने गुब्बारे का कहा है, तो मुझे लगता है कि उनके तमाम नेता मंत्री गुब्बारे की तरह उड़ उड़ करके हमारे परिवार में आ जा रहे हैं, तो उनकी पार्टी बिल्कुल गुब्बारा बन चुकी है और फटने वाली है। बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले तृणमूल के कुछ पार्टी लीडरान और एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ये पैसे का खेल है? क्या वाकई में बीजेपी जो है वो पैसे दे रही है? No, still I am stick with my earlier statement. पैसे की यहाँ पर कोई बात आ ही नहीं रही है। पैसा और ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ये जो र्यूमर्स उड़ाए जा रहे हैं, ये र्यूमर कोई फ़ायदा नहीं है उड़ा करके। तो फिर तो मैं ये पूछूंगी कि लेफ्ट फ्रंट से जितने भी नेता आए थे, टीएमसी ज्वाइन किए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक से, उनको दीदी ने पैसा दिया था क्या? या दीदी जब बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आई थी तो उनको कितने पैसे मिले थे, वो क्या कुछ डिटेल्स में बता सकती हैं क्या? तो ये सब एक प्रोपेगेंडा है जो विधानसभा इलेक्शन से पहले वो क्रिएट करना चाहती हैं। वो एक अफवाह उड़ा करके जनता के दिमाग में ये डालना चाहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का दावा है कि वो बंगाल में हुकूमत बनाएंगी, जबकि एबीपी सी वोटर ने अपनी जारी सर्वे रिपोर्ट में बोला है कि टीएमसी दोबारा हुकूमत कायम करेगी। आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी एक पोस्ट होल्डर होने के नाते मैं यही कहूँगी कि हमारी ही सरकार बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। और अपार्ट ऑफ एवरीथिंग, एक वोटर्स होने के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जितने भी लीडर हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं, उनके अहंकार को टूटना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि एक काउंसलर को भी इतना अहंकार है, इतना ईगो है कि वो जनता को जनता नहीं, वो जनता को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। उनसे मिलने के लिए, काउंसलर से मिलने के लिए आपको एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ती है। आप अगर फरहाद हकीम से मिलने की कोशिश करेंगे तो जैसे लगेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो इन लोगों ने क्रिएट किया है अपने आप को वीवीआईपी दिखाने का, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता के दिल में बसे, जनता के दिमाग में बसे और उसके हर खुशी गम में उसके साथ शाना बशाना खड़ा हो। तो ऐसा नेता हम लोगों को तृणमूल में मिला नहीं है, लेकिन ऐसा नेता भाजपा में है। गली चौराहे पर भी हमारे नेता जाते हैं, घर घर में जाते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, चारपाई पे बैठ के खा लेते हैं। आप हमको एक दिन पुराना खाना दे देंगे तो भी हम खा लेंगे। आप किसी गली नुक्कड़ में चाय पिला देंगे तो भी हम पी लेंगे। हम रोड पर भी खड़े होते हैं। तो नेता ऐसा होना चाहिए। इतना अहंकार, इतना धन दौलत, इतना लालच, इन सब चीज़ों की ज़रूरत अब पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को नेता के रूप में सोशल वर्कर चाहिए, नेता के रूप में हमराज एक इंसान चाहिए, एक दोस्त चाहिए जो उसकी हर खुशी गम में, हर दुख तकलीफ में खड़ा हो उसके साथ और उसके जैसा फील कर सके। गुजरे कुछ रोज पहले पीएम मोदी और ममता बनर्जी ने विक्टोरिया में मीटिंग के लिए शिरकत किया। उस दौरान बीजेपी के कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया और ममता बनर्जी जो है वो नाराज होकर चली गई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को मैं पलटूंगी। 1930 में हमारे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी श्री राम जी के बारे में अपनी कथा में लिखा था और कहा था
तो जब फादर ऑफ नेशन, जो पूरे जिनको हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, जिनको हम बापू बोलते हैं, वो जब श्री राम जी को याद करते हैं, सम्मान देते हैं, ऑनर देते हैं, तो श्रीमती ममता बनर्जी क्या उनको भी डिसऑनर करती हैं? बापू जी को भी क्या उनको भी वो नहीं मानती हैं? तो राम एक भगवान है। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं किसी के कास्ट के भगवान को क्या नाम लेने पर मैं अपना अग्रेशन दिखाऊं, मैं अपना गुस्सा दिखाऊं। ये सही नहीं है। और एक हिंदू होने के नाते अगर उनके ही कास्ट के भगवान का नाम लिया जा रहा है और वो गुस्सा हो जा रही हैं, तो जब आप अपने धर्म के, अपने भगवान के नाम पर गुस्सा हो रही हैं, तो फिर किसी और दूसरे धर्म के अल्लाह या जीसस पर आप इंसाफ कर पाएंगी, क्या इज्जत दे पाएंगी? चंद लोगों का कहना है कि उन्हें तंज किया जाता है। वो रिएक्शन क्यों देती हैं? आज अगर मेरे सामने कोई राम का नाम लेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर मेरे सामने कोई नारे तकबीर बोलेगा तो मैं अल्लाहू अकबर बोलूंगी। आज मुझे कोई सलाम करेगा तो मैं जवाब दूंगी। आज मुझे कोई नमस्ते बोलेगा तो मैं उल्टे में नमस्ते ही बोलूंगी। मुझे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी सोच है, कि पीके के आने के बाद ही श्रीमती ममता बनर्जी ने अपनी मनबुद्धि खो दी है। उनका जो एक इंटेलिजेंट माइंड था, उनका जो एक शार्प माइंड था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। वो एक प्रो पॉलिटिकल लेडी थी, अब वो नहीं रही है। पीके उनका बेड़ा गर्क कर चुका है और आने वाले इलेक्शन में शायद पीके उनको एक कोने में बिठा देगा और पश्चिम बंगाल की सरकार भी उनके हाथ से निकल ही चुकी है। सिर्फ इलेक्शन होना बाकी है।